वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर आज मैं हाजिर हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मैं बात करूँगा, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो क्लास 6 और क्लास 9th में होता है। तो जो ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो क्लास 6 के लिए है। कैसे बच्चों को तैयारी करना है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है आगे आप देखेंगे, जो बच्चे NDA में सेलेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, तो आज हम उसी के लिए पूरा बात करेंगे, कैसे आपको चीज़ों को कैसे करना है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है पूरा का पूरा मैं सिलेबस को डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहले हम इस तरह से बात कर लें कि जो इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश में क्या होता है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसको हम पैसेज भी बोलते हैं, चाहे कॉम्प्रिहेंशन बोलिए चाहे पैसेज बोलिए। ये 4 to 5 क्वेश्चन, कभी कभी 3 to 4 क्वेश्चन का भी एक पैसेज जरूर होता है। पैसेज आपके एकेडमिक में भी दिए जाते हैं, आपने देखा होगा, जिसको हम लोग कभी कभी अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं। तो पैसेज कोई नया चीज़ नहीं है, आपने एकेडमिक में भी पैसेज को की प्रैक्टिस किया होगा। तो एक पैसेज आता है, उसके बाद पैसेज के बाद फिर ग्रामर का सेक्शन होता है। ग्रामर का जो सेक्शन होगा बच्चों, उसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आएगा जिसे करेक्ट इनकरेक्ट आता है, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बल्कि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद ग्रामर के साथ साथ फिर ग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो अभी हम चैप्टर दिखाएंगे आप लोगों को, कौन कौन से वो चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, वकैब सेक्शन जो है, वर्ड पावर भी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वकैब सेक्शन जो है, वकैब सेक्शन से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और मिस स्पेल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है बच्चों, क्योंकि क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत उसका लेवल को बहुत हाई कर दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तैयारी होना चाहिए ग्रामर से लेकर वकैब तक, उसका एक लेवल, एक अच्छे लेवल की आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मैं लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम दिखाएंगे पहला, यहाँ पर लिखा हुआ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का उसका सिलेबस क्या है, तो देखिए इसमें दिख रहा होगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पहला क्या पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन बोलिए चाहे पैसेज बोलिए। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा वो 3 to 4 भी कह सकते हो, या 4 to 5 क्वेश्चन का एक पैसेज होता है। ठीक है, एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 to 4 भी हो सकता है, 4 to 5 भी हो सकता है। ठीक है, 1 से 3, मतलब 3 to 4 क्वेश्चन तो जनरली होता ही होता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन का भी पैसेज दे दिया जाता है। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है, इस पर हमको फोकस करना है। उसके बाद ये सिनोनिम्स, सिनोनिम्स जैसे वर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना होगा। हालांकि जो आपका पेपर होता है क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका हम एक नहीं कम से कम 5 से 10 पैटर्न, मतलब कि सेट कह सकते हैं, पैटर्न नहीं बल्कि सेट कह सकते हो, सेट मैं लेकर आऊँगा जो है। ठीक है, तो 5 सेट तो कम से कम आपको मिलेगा देखने को, कि एकदम हूबहू जिस तरह से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, एकदम वही लेवल मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन है, उसके बाद सिनोनिम्स है, इंटरजेक्शन है, ये सब ग्रामर के क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स ये भी बच्चों ग्रामर का ही सेक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, क्वेश्चन में दिखाएंगे भी कैसे, किस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसका पैटर्न। उसके बाद नंबर में सिंगुलर प्लूरल वर्ड दे दिया जाता है, उसका सिंगुलर से प्लूरल पूछा जाता है। जैसे
आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैन डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, मैन डॉक्टर का प्लूरल पूछा था, ठीक है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर, राइट। ये मैन डॉक्टर का जब प्लूरल पूछा, उसके नीचे 4 ऑप्शन थे। पहला था बच्चों मेन डॉक्टर था, दूसरा था बच्चों मैन डॉक्टर्स था, और तीसरा ऑप्शन जो था वो था मैन्स डॉक्टर्स था, और फोर्थ जो था बेटा उसमें लिखा था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस तरह से द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंगुलर प्लूरल से। अब यहां पर देखिए इसका प्लूरल फॉर्म हमको बताना है। तो मैन डॉक्टर चूंकि एक कंपाउंड नाउन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैन डॉक्टर एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय दोनों का प्लूरल बनाएंगे। इसमें जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। क्यों होगा, अब देखिए, क्योंकि मैन डॉक्टर का जो प्लूरल होता है, मैन डॉक्टर का जो रियल करेक्ट प्लूरल होता है वो क्या होता है, मैन डॉक्टर का प्लूरल मेन डॉक्टर्स होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेन डॉक्टर्स। अब इसमें देखिए इसका प्लूरल बनाया, इसका नहीं बनाया इसलिए गलत, यहाँ पर इसका नहीं बनाया, इसका बनाया इसलिए गलत, मैन का मैन्स होता ही नहीं, ये भी गलत। तो यहाँ पर तो नन ऑफ दीज था, लेकिन मैन डॉक्टर का जो प्लूरल होता है वो मेन डॉक्टर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आती है बात स्पेलिंग टेस्ट का। स्पेलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो वर्ड दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा किसकी स्पेलिंग सही है। जैसे अगर हम बच्चों ग्रामर की स्पेलिंग पूछे आपसे, जैसे हमने बोला GRAMMER, और फिर हमने बोला GRAMMAR, उसके बाद फिर हमने बोला GRAMER, फिर हमने दिया GRAMAR। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ग्रामर की स्पेलिंग, ठीक है, ग्रामर की स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग सही क्या होगी, GRAMMAR, बी ऑप्शन। ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब किस में आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है करेक्ट स्पेलिंग के बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे हमने बोला कि ही लिव्स डॉट डॉट दी फिफ्थ फ्लोर, ठीक है। अब इसके बाद हमने 4 ऑप्शन लिखा, इन, बी में है एट, सी में है इनटू, और डी में है ऑन। ये है प्रेपोजिशन से क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, ही लिव्स समथिंग समथिंग यानी डॉट डॉट दी 5th फ्लोर। अब यहाँ पर हमको फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन है। ये प्रेपोजिशन से जनरली फिल इन दी ब्लैंक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर्स में भी आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो 5वीं मंजिला पर रहता है। वो कहाँ रहता है, 5वीं मंजिला पर रहता है, इसलिए हम किस में टिक लगाएंगे, ऑन। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर क्या फिलअप करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे। ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, ठीक है। ये किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रेपोजिशन से। ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेंगे, राइट। इसके बाद बात आती है बच्चों, इसके बाद आती है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के से अगर क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो आर्टिकल्स जो क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल्स जानते हैं आप लोगों को पता होगा, ए एन दी, ये आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसको ए एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और दी को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल से क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका भी थोड़ा सा देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर
क्वेश्चन इस तरह से दे, सपोज करिए कि हमने क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा इस तरह से क्वेश्चन। अब चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आर्टिकल से भी जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोलें कि आई फ्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ठीक। ऑप्शन ए में एन, बी में ए, सी में दी और डी में नन, ठीक है। आर्टिकल्स का क्वेश्चन, आई फ्रेश डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। अब यहां पर ऑनेस्टी ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्टी जो होता है बच्चों, ऑनेस्टी हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑनेस्ट के पहले, जैसे अगर हमने बोला ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसके पहले एन लगेगा, ये सही है। लेकिन अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी पर्सन से अटैच कर देते हैं तब डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, दी का प्रयोग होगा। आई फ्रेज दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। इस तरह से क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे बच्चों आपको, यहाँ से आर्टिकल से मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या होता है, इसमें वोकैबुलरी में एंटोनिम्स भी आ सकता है। वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकता है, सिनोनिम्स भी हो सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो सकता है, मिस स्पेल्ड भी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है। ये सब की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो वोकैबुलरी का जो सेक्शन होता है, एंटोनिम, सिनोनिम जनरली और इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है, जैसे हम अगर वो बात करें कि बर्थ और बर्थ, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझिए, इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। BIRTH और BERTH, बोलिए। एक है BIRTH, एक है बर्थ BERTH। तो ये जो ट्रेन वगैरह में सोने की सीट होती है उसको बर्थ बोला जाता है। इस बर्थ का मतलब टू बी बॉर्न होता है, उत्पन्न होना, पैदा होना, बर्थ होता है टू बी बॉर्न ऑफ, पैदा होना। अब BERTH, बर्थ का मतलब क्या होगा, जो ट्रेन में बर्थ सीट होती है उसको कहा जाता है BERTH, और ये टू बी बॉर्न ऑफ बर्थ होता है, राइट। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद आता है बच्चों कलेक्टिव नाउन्स दिया है, राइट। कलेक्टिव नाउन्स, तो कलेक्टिव नाउन्स, नाउन वैसे जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे टीम है कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी है कलेक्टिव नाउन है, कमेटी है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में इसकी डिफिनीशन क्या कहती है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट डिनोट्स कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये कलेक्शन किसका दिखाता है, पर्सन या थिंग का कलेक्शन की बात करता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे टेंस फॉर्म, टेंस के कितने रूप होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनरली टेंस के जो रूप होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखेंगे टेंस की, अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो कितने होंगे, 12 टेंसेज होते हैं, 12 टेंसेज होते हैं यहाँ से, ठीक है। 12 टेंसेज इस तरह से होते हैं। तो 12 यानी एक एक के 4 रूप होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को मिलाओगे तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ऐसा दे दिया है, इंडिया गॉट फ्रीडम। ये ऐसे क्वेश्चन आया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया था वो इस तरह से था, इंडिया हैड गॉट लिखा हुआ था, इंडिया हैड गॉट
फ्रीडम इन 1947, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947, ये ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यानी का मतलब नो एरर। ये पूरा सेंटेंस देखना है, कहाँ पर गलती है उसमें टिक लगाना है। इसको स्पॉटिंग एरर कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें देखिए कहाँ पर गलती है ये देखना है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, यानी का मतलब नो एरर है, ये डी है। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि गलती कहाँ पर है। तो गलती जो है, जो मिस्टेक है वो कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है। यहाँ पर क्या होगा, इंडिया गॉट फ्रीडम, हैड का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बीता हुआ टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। टेंस में कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे बच्चों। इसलिए यहाँ पर हैड या हैज या हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा इंडिया गॉट फ्रीडम, हैड का प्रयोग भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके टेंस के क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह से जो है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या करेगा, कभी कभी सेंटेंस को गलत तरीके से नोट कर देगा, सेंटेंस को गलत तरीके से। इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पर दिया था अभी, सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, जैसे अगर हम ऐसे कर दें सेंटेंस को, हमने बोला सेंटेंस लिखा दी बेबी स्लेप्ट yesterday quickly in its mother's lap। ये हमने सेंटेंस लिखा इस तरह से हमने सेंटेंस लिखा। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, जो बच्चों हमने सेंटेंस फॉर्मेशन किया ये गलत किया है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, रॉन्ग। सही क्या होगा, सही सेंटेंस इस तरह से होगा, दी बेबी स्लेप्ट क्विकली इन इट्स मदर्स लाइफ यस्टरडे। ये सेंटेंस सही है। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हम लोग बताएंगे कैसे आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है। ये सेंटेंस सही है और ऊपर वाला क्या है, गलत है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन में देखें। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे किस तरह से क्या है, तो प्रेपोजिशन से क्वेश्चन, आर्टिकल्स क्वेश्चन, वोकैबुलरी, कंफ्यूजिंग वर्ड, कलेक्टिव नाउन, टेंस हमने डिस्कस कर दिया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रोनाउन से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, ग्रामर से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें, एक सेंटेंस हमने लिखा कि जॉन एंड मी ड्राइव अ कार। ये सेंटेंस हमने लिखा, जॉन एंड मी ड्राइव अ कार। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के पहले जनरली सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। वर्ब के पहले जनरली सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है और वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, जॉन एंड आई ड्राइव अ कार। अब ये सेंटेंस सही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोनाउन में सीखेंगे। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि माई सेल्फ, या ऐसे बोल देते हैं, आपने देखा होगा कि हर सेल्फ इज अ डॉक्टर। अब देखिए, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट की तरह कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस। अब ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। आपको बोलना चाहिए था क्या, सी इज अ डॉक्टर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ सीखेंगे, प्रोनाउन के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इस तरह से बहुत सारे प्रोनाउन, बहुत सारे की बात करें तो कम से कम 10 प्रोनाउन होते हैं, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद इम्फेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन। राइट, इस तरह से हम लोग सीखेंगे जो है। ठीक है, तो ये सब कहाँ सीखेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद जेंडर की बात आती है। अब जेंडर की बात आएगी, जेंडर को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जेंडर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर, कोई ये सब जेंडर वाले चैप्टर में पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है फिर एंटानिम्स। देखिए फिर आ गया एंटानिम्स, अपोजिट। ठीक है, एंटानिम्स, अपोजिट। ठीक है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे वोकैब में, तो वोकैब में एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब पूरा का पूरा सेक्शन रहता है। इसके बाद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ग्रामर में अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें, एक सेंटेंस हमने लिखा, इट इज अ डेजर्ट प्लेस। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। इट इज अ डेजर्ट प्लेस, ये लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इट इज अ डेजर्ट प्लेस। अब क्या ये सेंटेंस सही है? ध्यान दीजिएगा, इट इज अ डेजर्ट प्लेस। अब देखिए यहाँ पर डेजर्ट भी नाउन है और प्लेस भी नाउन है। और डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट को अगर वर्ब की तरह लोगे तो इसका मतलब होता है छोड़ना, लीव। लेकिन डेजर्ट को नाउन की तरह लोगे तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। डेजर्ट को नाउन की तरह लोगे तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है। तो अब देखिए, नाउन की विशेषता नहीं बताता है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही क्या बोलोगे? इट इज अ डेजर्टेड प्लेस। इट इज अ डेजर्टेड प्लेस बोलोगे बच्चों। अब क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि डेजर्टेड जो है ये एडजेक्टिव हो गया, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। क्योंकि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को करता है। राइट, तो इट इज डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों? डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान, वीरान या सुनसान को हम डेजर्टेड बोलते हैं। जहाँ कोई नहीं रहता, सुनसान जगह जो होती है जो डेजर्टेड बोला जाता है। लेकिन डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है। डेजर्ट का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होगा? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, लेकिन डेजर्टेड का मतलब सुनसान। अब देखिए एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव अब ये किसको क्वालिफाई करने लगा? नाउन को करने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग एडजेक्टिव में सीखेंगे। उसके बाद बच्चों आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ब्स का आता है। वर्ब बहुत ही, आप कह सकते हैं कि वर्ब्स और प्रेपोजिशन एक ऐसे टॉपिक हैं जो ग्रामर के राजा हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर किसी को वर्ब पर पकड़ हो जाए तो ये मान के चलिए कि उसको 45% इंग्लिश अपने आप आने लगती है। राइट, ये कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वर्ब्स का। वर्ब से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे? जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें, इस तरह से सेंटेंस लिखें कि माय फ्रेंड्स। हमने सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस तरह से सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड्स हैंग्ड ऑल माय क्लॉथ। अब देखिए ये क्या सेंटेंस सही है? अब हैंग्ड लिखा है। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा। हैंग का 2 मतलब होता है। हैंग का मतलब जब होता है बच्चों फांसी देना। हैंग का मतलब क्या होता है? फांसी देना। तो क्या होता है? हैंग, सेकेंड फॉर्म हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होता है। लेकिन हैंग का मतलब लटकाना भी होता है, जैसे इसी से हैंगर बना है। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकाना, जैसे कपड़ा लटकाना। तो हैंग हंग होता है। ध्यान दीजिएगा, हैंग हंग।
तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा थोड़ी कह रहा है कि मेरे मित्रों ने क्या किया, मेरे कपड़ों की क्या दे दिया, फांसी दे दिया। सेंटेंस गलत हो गया ना। माई फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहो तो एक ही मित्र की बात करो, ऐसे भी बोल सकते हो, माई फ्रेंड ऐसे कर दिया। अब देखिए, माई फ्रेंड हैंग्स ऑल माई क्लॉथ, इसका मतलब कि मेरे मित्र ने मेरे सभी कपड़ों की फांसी दे दिया। गलत हो गया ना, क्योंकि फांसी देने वाला हैंग्ड होता है, लेकिन लटकाने वाला हंग होता है। तो यहाँ पर वही तो सवाल है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हैंग्ड के स्थान पर हमको हंग का प्रयोग करना पड़ेगा, HUNG, तब सही होगा। इसका मतलब अब ये हो जाएगा कि मेरे मित्र ने क्या किया, मेरे सभी कपड़ों को लटकाया, मतलब कपड़े को धोकर लटकाया। ठीक है, और नहीं तो हैंग करोगे तो फांसी देने का सेंस आने लगेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग वर्ब में सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये सारी चीजें हम लोग सिलेक्टेड और इफेक्टिव इडियम्स एंड फ्रेजेज को भी लेकर आऊंगा, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड होगा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका फॉर्मेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कहाँ पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद आता है आगे क्या दिया है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस मतलब ये क्या होगा कि सेंटेंस दिया रहेगा, उसका क्रम, उसका ऑर्डर गलत रहेगा, उसका क्रम और उसका जो ऑर्डर होगा वो गलत रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे सुधारा जाएगा। जैसे अभी हमने एक स्टार्टिंग में एक सेंटेंस लिखा था, द बेबी स्लेप्ट क्विकली वाला, इसी तरह से वो उसमें क्या करेगा, सेंटेंस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस देगा और उसमें क्या करेगा, इधर उधर कर देगा, मतलब वो गलत कर देता है, सब्जेक्ट कहीं और रखेगा, वर्ब कहीं और रख देता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सही क्रम में उसको क्या करेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से ग्रामर के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद रेस्ट बाकी चीज़ें आती हैं, उसको हम लोग बताएंगे किस तरह से आप उसको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस को कैसे करोगे जो है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में बच्चों जो आता है उनका लेवल बहुत लो होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड। जो आगे के एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा टफ जरूर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके लेवल का जो पेपर है आपके लेवल का वो बहुत हार्ड नहीं होता है। इसके बाद रिदमिंग ऑफ वर्ड्स वगैरह को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें क्लास में। इसका पूरा जो पैटर्न है वो किस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे, एकदम सीरियल वाइज हम लोग चलेंगे। पहले सेंटेंस फॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद ग्रामर के एक के बाद एक पूरा का पूरा हम लोग तह को खोलते हुए चले जाएंगे जो है। तो पूरा कंप्लीट ग्रामर, तो हमारा जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी होगी बच्चों ध्यान रखिएगा, वो कंप्लीट ग्रामर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो सिलेबस है, उसमें लगभग सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। भले ही एक एक सेक्शन से एक ही दो क्वेश्चन आए, लेकिन आता सभी सेक्शन से है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से शुरू करूँगा, बेसिक के बाद उसके बाद ग्रामर पर आऊँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आऊँगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इसके बाद वोकैब में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, उसके बाद फिर पैसेज वगैरह किस तरह से आते हैं, और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस सारी की सारी चीज़ों को हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो बने रहिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत 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 बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ये मान के चलिए कि जिस तरह से हम लोग अगर गाइड करेंगे, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो 100% आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। ये इतना जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ों को डिस्कस हम लोग क्लास में सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे जो है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।